हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी करा करो और यहां पे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन बना होता है, इसको हिट कर दिया करो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। येस, मेरी वीडियोज़ आने में लेट ज़रूर हो जाता है क्योंकि मैं अपना काम सेकेंड हाफ में स्टार्ट करती हूँ और कभी कभी वीडियो व्लॉग्स देखने में मुझे लेट भी हो जाता है। अपने टाइम के हिसाब से मुझे जब वक्त लगता है मैं तब ही व्लॉग देखती हूँ और उसके बाद मुझे जब वक्त लगता है मैं तब ही रिएक्शन बनाने के लिए आ पाती हूँ। ऑल टाइम आप जानते हो कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। अपने टाइम और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हर एक इंसान काम करता है क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी होती हैं जिनको हमें पहले फॉरमोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है और उसके बाद फिर हमारा काम है। तो यस, रिएक्शन वीडियो बनाने में लेट हो जाता है बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर टॉपिक को कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ सपना से रिलेटेड और ये बात मैं करूंगी अंकल जी के लिए बिकॉज जिस दिन अंकल जी ने वीडियो डाला था, अंकल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके तरीके से मैं खुद उस दिन अंकल की उन बातों से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड और उनके लिए मेरी दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी जब अंकल ने बढ़ चढ़ के ये बात बोली कि मेरा इस केस के लिए पूरा पूरा सहयोग है। जहाँ जब जैसे जाना होगा, जितने पैसे खर्च करने होंगे, मैं सब कुछ करूँगा। यहाँ तक कि अंकल ने ये भी बोला था कि गाड़ी के पार्ट्स की फ़ोटो भेज दी जाएगी, बच्ची के माध्यम से किसी भी फॉर्म में भेजना होगा वो आप तक पहुंच जाएगी और आप प्लीज़ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, मेरा पूरा साथ और सहयोग होगा। उस दिन सच में दिल से खुशी हुई क्योंकि इससे दो काम होते। पहला काम ये होता कि भैया को इंसाफ मिलता, डेफिनेटली वो इंसान सलाखों के पीछे होता क्योंकि एक ड्राइवर को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, एक गाड़ी का नंबर निकलवा पाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अनटिल अनलेस कि सारे के सारे बयान सच्चे हों, सारी चीज़ें कॉपरेशन से मिले क्योंकि मौका वारदात पे जो लोग अवेलेबल होते हैं उनका सपोर्ट और उनके बयान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बयान लेने वाले या पूछताछ करने वाले हम कोई नहीं होते। डेफिनेटली वो सब कुछ कार्रवाई का हिस्सा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही करती है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना ज़रूरी था। पहला ये और दूसरा ये कि जो सारे ब्लेम सपना के ऊपर आए थे कि सपना थी जिसने नहीं करने दिया, सपना के परिवार था जिसने नहीं करने दिया, पीएम सपना ने नहीं करने दिया, एफआईआर सपना ने नहीं करने दी, मतलब सब कुछ जिस भी चीज़ में क्वेश्चन हुआ उसमें सपना का नाम आया, सपना की मम्मी का नाम आया, सपना के परिवार का नाम आया कि इसकी वजह से नहीं हुआ। तो आज ये ब्लेम भी हट जाएगा और उस समय पे सपना ने रोका था। उस समय पे जब इनके घर में एक पराई औरत गई थी इनके बेटे के इंसाफ दिलाने के लिए तो उस पराई औरत को भी मना सपना ने ही करवाया था। इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उससे ना मिलना सपना की चॉइस थी, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ठीक है, पहले हर चीज़ सपना ने कराई, क्यों कराई, क्या कराई, इसका जवाब हमें अब मिलेगा। लेकिन अब तो सपना की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इनफैक्ट सपना की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है और अंकल जी ने भी यहाँ पे पूरा सपोर्ट दिखा दिया था। तो अब ये क्वेश्चन कभी खड़ा नहीं हो सकता कि सपना ने मना किया था। सपना ने पहले मना किया था लेकिन आज वो हाँ बोल रही है ना, आज वो हाँ बोल रही है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि चलो इसी बहाने से ही, बोलते हैं ना हर चीज़ का एक जरिया होता है, शायद इसी बहाने से ही इनके बीच के जो मनमुटाव हैं वो क्लियर हों और एक्चुअल चीज़ें इन लोगों के सामने खुल के आएँ कि क्या एक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन वो लाइव में करे हुए वादे, वो लाइव में करी हुई इतनी इतनी बातें, वो क्या सिर्फ इसीलिए की गई थी कि सपना की तरफ हेट ट्रांसफ़र हो जाए या सिर्फ एक मेलो ड्रामा क्रिएट किया गया? क्योंकि जिसे इंसाफ चाहिए होता है वो बड़े बड़े बोल बोलने से ज़्यादा करने में बिलीव करता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बोला था कि बोलना और उस चीज़ को करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोलने से क्या होता है कि आप ऑडियंस को अपनी तरफ कन्विंस कर देते हो, आप ऑडियंस को मैनिपुलेट कर देते हो कि आपने ये बोल दिया, लेकिन क्या आपने वो चीज़ें करी, इम्प्लीमेंट करा, वो मैटर करता है। तो अंकल ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी लाइव में, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब इन बातों को इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो अंकल ने कहीं ना कहीं बैकआउट कर लिया है। मुझे कल के लाइव में यही पता चला कि जब उनसे इस चीज़ के लिए कॉल किया गया क्योंकि कंसेंट फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सपना ने रोका था ना एफआईआर से, सपना ने रोका था एफआईआर से, तो आज वो नहीं रोक रही है। आज कौन रोक रहा है, आज कौन दबाव बना रहा है, आज कौन प्रेशर डाल रहा है, आज कौन रोक रहा है? क्या सपना की मम्मी फिर से रोक रही है या सपना फिर से रोक रही है?
आज तो कोई नहीं रोक रहा है ना। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इस केस को ओपन करने की कम्युनिटी छपी, ये बात बोली गई कि पार्ट्स जिनके पास हैं उनसे कलेक्ट किए जाएंगे, उस दिन के बाद से आप खुद देखिए कि किस तरीके से बैक टू बैक लाइव और बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। अगर सपना बोले तो सपना आ गई व्यूज लेने, सपना आ गई डॉलर छापने, सपना को करनी है कंट्रोवर्सी। अगर सपना साइलेंट रहे तो सपना जवाब क्यों नहीं दे रही है? सपना की गलती थी, सपना डर गई, डर के मारे जवाब नहीं दे रही, पक्का यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसलिए सपना डर गई। तो एग्जैक्टली मुझे ये समझ में नहीं आता कि चाहिए क्या, उसका बोलना या उसका ना बोलना, दोनों में से क्या चाहिए। कुछ कहते हैं बोलो, कुछ कहते हैं नहीं बोलो। बोलो वो इंसान को तब भी जज किया जाएगा, चुप रहे वो तब भी जज होगी। तो इस चीज का सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब होना क्या चाहिए। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है, अब छोटे छोटे मुद्दे हैं ही नहीं। मुद्दा ये है कि अंकल ने जो ऑनलाइन स्टेटमेंट दिया, लेकिन जब उन चीज़ों को ऑफलाइन करने की बारी आई तो अंकल ने अपना कंसेंट देने से कहीं ना कहीं मना कर दिया है या बैकआउट कर दिया है, ये पता चल गया है। और इस चीज़ का प्रूफ, क्योंकि सिर्फ सामने वाले ने भी अभी ये बात बोली है, बोली अंकल ने भी सिर्फ बोली थी। जब उन्होंने बोली तो हमें लगा अब ये एक चीज़ आगे बढ़ेगी, लेकिन जब सामने वाले ने बताया कि जब मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, मुझसे ढंग से बात नहीं की गई, बोला कि तुम करो जो करना है, तुम करो जो करना है। अब किसने रोका है अंकल को? अब कैसे रुक गए अंकल? और क्यों इस चीज़ को लेके अंकल सीरियस नहीं है? क्यों उस इंसान को अंदर डलवाने के लिए या इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये लोग सीरियस नहीं है? चलिए अब यहाँ पे अंकल का चैप्टर करते हैं ख़त्म। हमें इस बात का आंसर कहीं ना कहीं मिल गया है कि उन्होंने सिर्फ वीडियो में ये बात, बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसे में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। वो ना तो एप्लीकेशन देने जाएंगे, ना ही वो इस केस से रिलेटेड अपनी तरफ से कुछ भी बोलेंगे कि ये चीज़ें करो। ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए यहाँ बड़ी बातें बोली ताकि हेट ट्रांसफर हो जाए सपना की तरफ। अब यहाँ से इनका चैप्टर करते हैं क्लोज, लेकिन एज अ वाइफ सपना भी इस केस के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। एज अ वाइफ वो भी अपने पति के लिए इंसाफ के लिए डिमांड कर सकती है। हाँ, हम समझते हैं कि 2 बच्चों के साथ उसके लिए ये बहुत बहुत रिस्की भी होगा और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। जब ये केस खुलेगा और इस केस से जुड़ा एक एक इंसान खुलेगा, आगे पीछे दाएं बाएं की चीज़ें खुलेंगी, तो उतना ही रिस्क सपना की ज़िंदगी में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये एक मामूली चीज़ नहीं है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड, एक सस्पिशियस, एक मिस्टीशियस केस है, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा फूट के कदम रखना पड़ेगा। उसको बहुत सारी चीज़ों का आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसमें उसके परिवार के आदमी मर्द सहयोग करते तो उसको थोड़ा सा पावर मिलता, लेकिन अगर वो लोग इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसको एज अ वाइफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं बोलूँगी रिस्क लो, रिस्क लो, भगवान भरोसे रिस्क लो। उसकी मर्जी के बिना कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन रिस्क लो। वो नहीं कर रहे हैं तो आप करो, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं तो आप बोलो। आपके माथे से ये कलंक उसी दिन मिट जाएगा जिस दिन पहली एप्लीकेशन तुम जाके थाने में डाल के आओगी और पहली मंजूरी तुम इस केस को ओपन करने के लिए दोगी। उस दिन तुम्हारे माथे से ये कलंक जो लगाने की कोशिश की गई, जो जताने की कोशिश की गई इस आम पब्लिक को, वो उस दिन एकदम हट जाएगी कि लोग, जिसको डर नहीं होता वो डंके की चोट पे जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ता है। सच्चा इंसान ही थाने तक पहुंचता है, सच्चा इंसान ही इंसाफ लेने तक पहुंचता है। झूठों के बस का नहीं होता, झूठों को डर लगता है, झूठों को डर लगता है, लेकिन जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है। वो हर डंके की चोट पे कानून के आगे भी खड़ा होता है और कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए भी तैयार होता है। तो अगर अंकल इस चीज़ पे इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते तो उनको छोड़ दो। सपना तुम जा सकती हो इस चीज़ के लिए। और अब पूरे सोशल मीडिया को पता है कि ये केस ओपन होने वाला है, सारे सोशल मीडिया को, सबको पता है कि इसमें तुमको रिस्क हो सकता है। तो ये पूरा सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि इस इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम्हें नाखून बराबर भी खरोंच आती है या कुछ भी होता है तो वो किस कंडीशन में होगा और कौन इन चीज़ों के पीछे हो सकता है। निडरता से आगे बढ़ो, किसी के सपोर्ट से नहीं, अपने पति के इंसाफ के लिए खुद आगे बढ़ो। और बाकी काम पुलिस वालों का है, बाकी काम यूट्यूब का नहीं है। फिर बाकी काम यूट्यूब का नहीं, यूट्यूब पे उस दिन आके धड़ेले से बता देना जिस दिन तुम अपने पति के लिए पहुंच गई इंसाफ के लिए, जिस दिन तुमने डाल दी एप्लीकेशन, उस दिन
एक बार अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बात बता के कन्फर्म्ड कर देना, ताकि आपकी यूट्यूब फैमिली को ये पता चल जाए कि अगर उन्होंने नहीं किया तो सपना आगे बढ़ गई। उसके बाद जो ये सस्पिशियस मिस्ट्रीशियस केस है, आई नो कि ये चीज़ें रिवील नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही काफ़ी होगा जिस दिन सपना ने ये पहल कर ली, किसी और के भरोसे नहीं, अपने दम पर अपने भरोसे इस चीज़ के लिए पहल कर ली, उस दिन सबको पता चल जाएगा। बाकी का सारा काम पुलिस का है, फिर यूट्यूब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर वो अपने आप हर उस कड़ी को बुलाएंगे, हर उस इंसान को बुलाएगा जो जो इस चीज़ से जुड़ा है। आज जो भाग रहे हैं या जो पलट रहे हैं या जो सब कुछ चेंज कर रहे हैं, वहाँ ये सब नहीं होगा। वहाँ हर चीज़ कुरेद कुरेद के निकलेगी और वहाँ हर एक इंसान को बुलावे पे आना पड़ेगा, हर एक इंसान को इससे जुड़े हुए बुलावे पे आना पड़ेगा। वो काम सिर्फ उनका है। तो यहाँ पे सबूत देना, लेना, ये बात करना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ ये है कि इस चीज़ के लिए शुरुआत की जाए, एप्लीकेशन दी जाए। जो उन्होंने देने से मना कर दिया वो आप दे दो, जो उन्होंने करने से मना कर दिया वो आप कर दो। जब आप शुरुआत करोगे तो उनको भी आना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा और उनके सबको आना पड़ेगा। तो आप इस बात की शुरुआत कर दो। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस दिन आपके ऊपर से ये जितने भी हेट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई ना कि आपकी मम्मी ने रोका, सपना ने रोका, ये अपने आप उस दिन क्लियर हो जाएगा कि किसने किसको रोका था और किसने किसको नहीं रोका था। सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस दिन सोशल मीडिया पे। और इतना बतंगड़ इस चीज़ का करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत शांति से और बहुत सुकून से और बहुत प्राइवेटली की जाती हैं। इन चीज़ों का तमाशा नहीं बनाया जाता और इन चीज़ों का तमाशा बनना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ एक बार कानून के हाथों में चली गई, उस चीज़ को तमाशा नहीं बनना चाहिए। उस चीज़ को कानून को करने देना चाहिए और रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, जस्टिस का इंतज़ार करना चाहिए। फिर उस चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ फैसले हम नहीं वही करेंगे और वही सही फैसले करेंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी का पक्ष विपक्ष, सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, बायस्ड, अनबायस्ड, ये कुछ नहीं चलेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल सही जाएंगी। तो मैंने सोचा अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बोल दूँ कि यूट्यूब पे बोलना और उन चीज़ों को करना बहुत डिफरेंस होता है। अपनी तरफ प्यार कैसे खींचना है, ये हर एक इंसान को यहाँ पे बहुत बखूबी आता है कि दो चार लंबी लंबी बातें छोक दो, चाहे उस चीज़ को करो ना, लेकिन यहाँ पे बस बोल दो, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हम ऐसा कर देंगे। करना और बोलने में फ़र्क होता है, वो आज प्रूव हो गया। इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करके गए उस दिन, सच में दिल को संतुष्टि मिली कि दोनों परिवार इस बहाने एक हो गए, एकजुट हो गए। अब लड़ेंगे और लड़ते लड़ते एक हो जाएंगे, क्योंकि एक ही इंसान के लिए लड़ेंगे, अपने बेटे के लिए और अपने पति के लिए। और जो एक इंसान है वो दोनों का ही चहेता है, और जब इसके लिए लड़ेंगे तो दोनों धीरे 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 एक हो जाएंगे और आंखों पे पड़ी हुई पट्टी शायद खुल जाएगी कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन था। लेकिन ऐसा लगता है कि पता करना ही नहीं चाहते, क्योंकि शायद पता है, इसीलिए पता नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी पता है। वरना जब पता नहीं होता तो इंसान के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, उस इंसान के प्रति एक घृणा, एक नफरत, एक भावना होती है कि मेरे को इसको बस किसी भी तरीके से सज़ा दिलवानी है। जैसे वीडियो में बोला गया कि अगर मैं अपनी करने पे आया तो 3 पुश्तें सदमे में चली जाएंगी। ये स्टेटमेंट उस इंसान के लिए होना चाहिए था कि जिसने मेरे बेटे के साथ ये किया है। अब मैं उसको बताऊंगा कि कैसे एक बेटे के जाने का क्या दुख होता है। उसको मैं बताऊंगा कि आगे से किसी और के बेटे के साथ ये करने की उसकी हिम्मत ना हो। रोड पे गाड़ी किस तरीके से चलती है, ये सब उसे ज़िंदगी में सीखने को मिल जाए और दोबारा से वो ऐसा ना करे। क्योंकि जिस टिक्की वाले की वीडियो मैंने देखी थी, मैंने बताया ना पहले मैंने इस केस से रिलेटेड कुछ नहीं देखा, तो अभी जो मैंने 2 दिन पहले वो टिक्की वाले की वीडियो देखी, उसका बयान सुनिए आप। उस टिक्की वाले ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो गाड़ी थी उसके ऊपर, उसके बोनेट के ऊपर गिरे, और अगर वो बंदा, गाड़ी चलाने वाला बंदा गाड़ी को रोक लेता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो जैसे ही बोनट के ऊपर गिरे, आप सोचो एक लंबा चौड़ा इंसान जो आधा बोनट पे होगा आधा नीचे लटका होगा, उसके पैर घिसते हुए गए होंगे और वो घिसता हुआ काफ़ी दूर तक गया और दूर तक जाने के बाद वो बोनट से नीचे गिर गया, और जब वो नीचे गिर गया तो उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। तो अगर वो इंसान अपनी गाड़ी को रोक लेता, ब्रेक लगा देता, तो क्या वो इंसान बचता नहीं जिसके साथ ये दुर्घटना घटी?
वो बचता नहीं, उसने अपनी गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी स्पीड भी कम नहीं करी और अपनी गाड़ी को रोका भी नहीं, वो सीधा निकल गया। तो ऐसे इंसान को छोड़ना चाहिए? ऐसा निर्दयी इंसान जो किसी से टकरा भी गया, जिसके बिल्कुल बचने के पूरे चांसेस थे अगर वो गाड़ी में ब्रेक लगा देता, उसने नहीं लगाया, घसटते हुए ले गया। लास्ट में जब वो नीचे गिरा, इंसान तो उसके ऊपर से भी ले गया, तब भी पीछे मुड़ के रुक के नहीं देखा। और सुनने में ये भी आया कि सेम गाड़ी ने आगे भी जाके एक गाँव में ऐसा ही एक्सीडेंट किया। ये भी वो टिक्की वाला ही बता रहा था उस वीडियो में कि उसने आगे भी ऐसा किया। तो ऐसा इंसान बचना चाहिए। जाने और कितने लोगों के साथ वो ये कर गया होगा, जाने कितने औरतों का सुहाग उसने उजाड़ दिया होगा, कितने माओं की झोलियां खाली कर दी होगी। दो तो सामने ही सामने आ गए, अब बाकी का पता ही नहीं। तो ऐसे इंसान को नहीं जाना चाहिए जेल के सलाखों के पीछे, जाना चाहिए ऐसे इंसान को। एनीवेज, जो भी वीडियो पे मुझे रिएक्शन देना था अपनी साइड का मैंने दे दिया। बाकी मैं वही सजेस्ट करूंगी कि हर चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने और दिखाने की नहीं होती। कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा होती हैं। जिस दिन इनिशिएटिव इस चीज़ के लिए ले लो, उस दिन एक बार आके ऑडियंस की संतुष्टि के लिए ये बता देना कि यस, एज अ वाइफ मैंने अपने पति के लिए ये इनिशिएटिव ले लिया है। बाकी जिसको जैसा लगता है आप वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।